झूठ के पाँव नहीं होते क्योंकि सच आखिरकार सामने आ ही जाता है। यही हकीकत हमें भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ फैलाए गए हालिया प्रोपेगेंडे की नाकामी में भी दिखाई देती है। जैसा कि भारत ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने और अपनी अस्करी शिकस्त का दाग मिटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इन तमाम हथकंडों का अंजाम रुसवाई और सुबकी के सिवा कुछ ना निकला। और एक और सुबकी का सामना भारत को करना पड़ा है क्योंकि भारत के साबिक वजीर दाखिला चिदंबरम ने पहलगाम हमले के हवाले से भारत के बयानिए को दरहम बरहम करके रख दिया है। जैसा कि भारत के साबिक वजीर दाखिला ने मोदी सरकार को आईना दिखाते हुए कहा है कि हम ये क्यों फर्ज करते हैं कि दहशतगर्द पाकिस्तान से आए हैं। इस बात का कोई सबूत कि पहलगाम वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्द पाकिस्तान से आए थे, पहलगाम वाक़े में मकामी दहशतगर्द भी मुलव्विस हो सकते हैं। भारत के साबिक वज़ीर दाखिला के इस बयान ने पहलगाम हमले के हवाले से भारतीय बयानियों को पल भर में उड़ा कर रख दिया है। चिदंबरम ने इंतहाई साफ अल्फाज में यह सवाल उठाया कि आखिर भारत ये क्यों फ़र्ज कर लेता है कि हर दहशतगर्द पाकिस्तान से आया है। उनके बकौल इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पहलगाम हमले में मुलव्विस अफराद सरहद पार से आए थे, बल्कि इस बात का कभी इम्कान है कि इस वाक़े में मकामी शिद्दत पसंद अनासर भी, होम ग्रोन जो टेररिस्ट हैं, वो शामिल हो सकते हैं। यानी ये इस बात का इशारा है कि पहलगाम हमले का ड्रामा भारत ने खुद रचाया ताकि वो इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर सके। लेकिन भारत के अंदर से ही मोदी सरकार के पहलगाम हमले के जाली बयानिए पर सवालात उठाए जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो इस बात की दलील है कि अब मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ बयानिए को अपनी अवाम में बेचने में नाकाम हो चुकी है, क्योंकि अब हिंदुस्तान की अवाम भी मोदी के पुराने और बोसीदा बयानिए से उकता गई है। मोदी सरकार ने अपनी अवाम के साथ अनगिनत झूठ बोले हैं, जिसका नतीजा ये निकला है कि आज हिंदुस्तान अपनी हुकूमत पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। और अब रही सही कमी कसर भारत के साबिक वज़ीर दाखिला ने पूरी कर दी है, जिनका ये बयान न सिर्फ भारतीय हुकूमत की जानिब से बार बार दोहराए गए इल्ज़ामात को चैलेंज करता है, बल्कि इस बात की निशानदेही भी करता है कि भारत की मौजूदा हुकूमत अपने सिक्योरिटी अफेयर्स और दाखिली कमज़ोरियों पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान पर मलबा डालने की कोशिश करती है। और ये बात साबित होती है कि पहलगाम हमले के तनाजुर में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद करना एक सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा है। ये वही रवायत है जिसके तहत भारत ने माजी में भी कई मौके पर दाखिली सिक्योरिटी नाकामियों या इंतहा पसंदी के वाक़यात का बोझ पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की, ताकि अवामी गैज़ो ग़ज़ब, अवामी गुस्से का रुख बदल कर सियासी मफाद हासिल किया जा सके। और पहलगाम हमले की आड़ में भारत ने एक बार फिर यही कोशिश की। भारतीय हुकूमत ने पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम के लिए इस्तेमाल किया। इस प्रोपेगेंडे का मकसद बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को दहशतगर्दी के सरपरस्त के तौर पर पेश करना और भारत की अपनी नाकामियों पर पर्दा डालना था। बहरहाल ये हकीकत एक बार फिर वाज़ेह हो रही है कि सच ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता या छुपा नहीं रह सकता। तो सबसे पहले तो ये वही बात है जो पाकिस्तान ना सिर्फ मकामी सतह पर बल्कि इंटरनेशनली भी उठाता रहा कि पहलगाम हमले के सबूत, और फिर DGISPR ने जो कहा कि सबूत सामने ले आए, सबूत नहीं आए। और अल्टीमेटली अब जो फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर है इंडिया के, वो यही बात कर रहे हैं कि भाई आपने पल भर में इल्ज़ाम पाकिस्तान पे धर दिया, ये सोचे समझे बगैर कि ये होम ग्रोन टेररिस्ट भी तो हो सकते हैं। ये पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, पाकिस्तान का जो बयानिया है, उसको किस हद तक तक़वियत दे रहा है ये स्टेटमेंट? देखिए, एक तो बात यह कि DGISPR में नवाज शरीफ ने बड़ी क्लियर बात की थी कि हमने ये लिस्टें पब्लिश कर दी हैं 56 कश्मीरी पाकिस्तानी जो बेचारे गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए, निहत्ते मासूम बच्चे बड़े, वो डिफरेंट इन्होंने अपनी जेलों में रखे हुए हैं। और अब ये उनको इसी तरह करेंगे कि कोई एनकाउंटर करेंगे, कभी इनको कहेंगे जी ये टेररिस्ट थे और इनको ला के खड़ा करेंगे, और वो बात एग्जैक्टली प्रूफ हो गई। सेकंड कि अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान गवर्नमेंट को पहला तो ये करना चाहिए कि इन सब की जो लिस्टें शाये की हैं, इनके साथ इनकी तस्वीरें को आइडेंटिटी दिखा दें, वो भी पब्लिश करें, ताकि जब भी कोई एक ये इस तरह का इनकाउंटर करें, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करें, तो पाकिस्तान वो इमीडिएट पब्लिश करे तस्वीरें कि ये देखें ये लोग हैं, इन्हीं में से किसी मारा। और इंडिया को फोर्स करें, एमनेस्टी इंटरनेशनल या ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन या आप और बाकी डिफरेंट अमेरिका को या यूरोपियन उनको या यूनाइटेड नेशंस को कि जी इनकी जो मारे गए इनकी तस्वीरें दिखाएं, ताकि उनसे पता चलेगी कि बेचारे कैदी मासूम लोगों को मारे गए। नंबर 2, आज सारा ये इन्होंने इसलिए ऑपरेशन किया कि आज ही आपने देखा लोकसभा में पहलगाम ऑपरेशन के ऊपर डिस्कशन हो रही है, इंडिया का मुंह काला हो रहा है, नरेंद्र मोदी के पास जवाब नहीं है। वहाँ पर सवाल कर रहे हैं कि कितने जहाज गिरे, कितने फौजी मारे गए, क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ। और उसके बाद
अपन वहाँ की पार्लियामेंट की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, अवाम की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने मासूम 3 पाकिस्तानी कश्मीरियों को इन्होंने वहां पर इनकाउंटर में मार दिया और ये कहा कि ये वो है। कब क्या इन्होंने कभी कोई जिंदा पकड़े? इन्होंने कोई उनकी इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन की, कोई उसका प्रूफ दिया और पाकिस्तानी ब्लेम कर दिया? वही बात जो एग्जैक्ट उन्होंने पहलगाम में की। तो आई थिंक ये अब इनका मुंह काला हो चुका है, दुनिया इनका बयानियों को नहीं एक्सेप्ट करती, इसीलिए इंडिया को आइसोलेट कर दिया गया। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आज 28वीं बार ये बात की है कि पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई को डीएस्केलेट जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने करे। वो बार बार इसलिए कह रहे हैं कि इंडिया के भिगो भिगो के जूते मार रहे हैं कि शर्म करो, तुम लोगों ने मुझे अप्रोच किया और मैंने कराई और तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा, ये बड़ी नंबर इंपॉर्टेंट बात है सर, यही से करेक्ट करेंगे। लेकिन अभी ये रूमर्स हैं, महज अफवाहें हैं, कयास आराइयाँ। कहा गया कि भारत विद इन 45 डेज फिर कोई मिस एडवेंचर कर सकता है। व्हाट डू यू थिंक, क्या इंडिया इज प्लानिंग टू डू इट, इस पोजीशन में है, या फिर अपना गम गलत करने के लिए मोदी कोई मिस एडवेंचर कर सकता है? देखें 48 डेज में क्या करेगा? ना इनकी फौज कन्वेंशनल फौज ट्रेंड है, अनट्रेंड, अनप्रोफेशनल। ना इनके पायलट्स राफेल जहाज उड़ा सकते हैं। इन्होंने अपने डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ को 2 दिन पहले सैक कर दिया जब उसने ये कहा कि हमारे पायलट से फुली ट्रेंड नहीं है जहाज उड़ाने के लिए। 2021 में राफेल लिए, 4 साल में ये उनको ट्रेन नहीं कर सके। और उसके बाद इन्होंने नारा लगाया था 2019 में, काश मेरे पास राफेल होते तो मैं पता नहीं क्या कर देता। वो जहाज कबूतर की तरह जाके छुपा लिए इन्होंने, ठीक है। उसके बाद ना इनको 4 महीने में क्या ट्रेनिंग करेंगे? इन्होंने 4 महीने साल में राफेल पे ट्रेनिंग कर सके तो क्या ये F-35 पे ट्रेन कर लेंगे 4 महीने में? एंड दे डू नो द प्रोफेशनल कैपेबिलिटी एंड ट्रेनिंग एंड ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स पायलट्स। और पाकिस्तान की फौजी जो ट्रेंड है, जो जिन्होंने फतेह 1 और 2 सिर्फ फायर किया, and they know कि what all we have the capability। मैं ये सब बेस्ड अपॉन द ट्रैक रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी का जो है, जो माजी में ज़ाहिर है जब वो इंटरनली बहुत फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं तो फिर कोई और चारा नहीं होता, फिर कोई इस तरह का कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश की जाती है, कोई नैरेटिव बिल्डिंग हमेशा से। ये और बात है कि इस पहलगाम वाक़े के अंदर नैरेटिव बुरी तरह से पिट गया, ना सिर्फ लोकली बल्कि इंटरनेशनली भी। जैसे आपने इशारा किया ट्रंप ने कि कितनी दफ़ा वो रिआइट्रेट कर चुके हैं इस बात को कि भाई मैंने इसको डीएस्केलेट किया है, मैंने सालिसी की है, और भारत ने ये फरमाइश की कि इसको रुकवाया जाए। देखें, ट्रंप ने एक और बात आज के जिक्र किया है कि 5 जहाज लड़ाई में गिरे हैं। इसने एक और जूता इंडिया के मुंह में मारा है, वो क्योंकि वो इनसे बहुत नाराज है कि लड़ाई मैंने रुकवाई है तो मानते नहीं हो। फिर वो क्या कह रहा है, जान के कह रहे हैं, इनको भिगो भिगो के मारा है कि 5 जहाज। जब ट्रंप ने, प्रेसिडेंट ने कह दिया अमेरिका ने, कोई और कसर रह गई है? इनको शर्म नहीं आती है। सेकंड ये कि देखें 2-3 महीने में ये क्या करेंगे? वो पार्ट टाइम गुजर गया। द वर्ल्ड नोज कि पाकिस्तान की हमारी क्या कैपेबिलिटी है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर, एक बड़ा मैच्योर रिस्पॉन्सिबल मुल्क है। हमारी फौज लड़ाका और बैटल हार्डेंड है। हम पीस लविंग नेशन है, हम प्रोवोकेशन में नहीं आते। और 2 न्यूक्लियर मुल्कों में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, यही ट्रंप बार बार कह रहे हैं। और कश्मीर इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, जो हम कहते थे वर्ल्ड ने रिकग्नाइज कर लिया है। कश्मीर इज इंटरनेशनलाइज, इसलिए अब वो इसको नहीं लड़ाई करने देंगे। ही सेड कि अगर इंडिया करेगा कोई तो मैं उसको ट्रेड बंद कर दूंगा। नंबर 2, इंडिया शुड बिहेव लाइक अ न्यूक्लियर कंट्री। इन स्टूपिड्स को पता नहीं चल रहा, वॉर मॉन्गर्स को, जिंगोइज्म वालों को, कि ये खेल नहीं है लड़ाई 2 न्यूक्लियर मुल्कों की। खुदा ना खास्ता अगर आपकी लड़ाई होती है, लड़ाई के डायनामिक्स का नहीं पता होता कि कहाँ जाके एंड होगी, और वो अगर एंड होगी तो उसके बाद उसके फॉलोअर्स क्या होंगे, इस खित्ते में क्या होंगे, इसके फॉलोअर ग्लोबली क्या होंगे। ये मुझे समझते हैं, इसकी लिमिटेड, ये समझते चाय का, ये खोखे बनाने का ये चाय का लीडर है वहां पे बैठा हुआ, जिसकी सोच ही वही है। इसके अलावा इसका कोई काम ही कोई नहीं है। अपने मुल्क के लिए कोई काम कर, कुछ किस्म को करो। इसके दुनिया पूरी फौज इसके दुनिया के खिलाफ हो गई है, आइसोलेशन में चला गया। पाकिस्तान रीजनल स्टेबलाइजर बन गया है। एवरीबॉडी इज कमिंग। अभी आपके सामने सेंट्रल कमांडर आए हुए थे यहाँ पर, जनरल माइकल कुरेला,
उसके बाद सेंट्रल एशियन की 4 स्टेट के उनके चीफ ऑफ डिफेंस आए हुए थे, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग कॉन्फ्रेंस हुई है। वेयर वाज इंडिया? आप ये देखो ना, इंडिया इज गॉन, इंडिया हैज लॉस्ट इम्पैक्ट। जो ये पोल्यूशन बनना चाहता था, अमेरिकन ने डिसअपॉइंटेड। क्वाड की बात होती थी, I2U2 की बात होती थी, कहाँ इंडिया की? इंडिया वो उन्होंने समझ लिया ये सब ये कि बड़ी इंपॉर्टेंट इंडिया बात आप कर रहे हैं, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। रीजन के अंदर जो एक चेंज आया है, रीजन में जो इंडियन हेजेमनी की बात होती थी या नरेंद्र मोदी करते थे, तो इसमें आपको लगता है कि चाइना ने जैसे इमर्ज किया है और उसके फुटप्रिंट्स बड़े स्ट्रांग हुए हैं, जो रीजन में जो जो तब्दीली आई है, नई सफबंदी हो रही है, उसको किस तरीके से देखते हैं आप, और उसमें आपको मुस्तकबिल करीब में क्या नजर आ रहा है? आई थिंक इट इज दैट चाइना इज लीडिंग इन अलॉन्ग विद पाकिस्तान। सिंपल सी बात है, देखिए कोई कंपैरिजन ही नहीं है। चाइना डजंट बिलीव इन लड़ाई झगड़ा। प्रॉब्लम ये है कि चाइना ने डिसाइड कर लिए इंडिया को इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट करने के लिए। जितनी दुनिया की इंडस्ट्री इंडिया में लगी हुई है, चाइना इज अ रॉ मटेरियल प्रोवाइडर है। चाइना ने स्टॉप कर दिए इनको रॉ मटेरियल देना, इनकी नींदें उड़ गई हैं, इनके धोती जो है ना वो गीली हो गई, मैं आपको बताऊं फ्रैंकली, क्योंकि उसने रॉ मटेरियल देना बंद किया। वो ये इकोनॉमिक लड़ाई करता है इनके साथ। उनकी आप देखें कैसे नहीं, इंडस्ट्री उसके बंद साथ होगी। साथ जो ब्रह्मपुत्र पे डैम जो उधर बन रहा है वो एक वो। नया एक वो देखें आप, वो हाँ जी। दुनिया का सबसे बड़ा और फुल स्पीड पे बना रहा है। जी। आप उससे देखें इंडिया का क्या हाल हो। तो इसलिए इंडिया को समझ नहीं आ रही कि आपको रीजन में रह के हमसाया मुल्कों के साथ आपको ताल्लुकात बनाने की जरूरत है। यू कांट बी अ वॉर मॉन्गरर एंड यू कांट बी कि मैं जी एक सुपर में, ये जो हमारा है अपर क्लास है हिंदुओं की, बस वो क्लास होगी, लोअर क्लास हिंदू भी नहीं होगा, कोई माइनॉरिटी नहीं होगी, सिर्फ जो हम बैठ के करेंगे। ही दे आर लिविंग फूड पैराडाइज। ये अभी देखें, ये कहता था अब की बार 400 बार, सिंपल मेजोरिटी नहीं ले सके, ये कोलेशन में गए। इनके आरएस का जो कमांडर, उसने इनको प्रेसिडेंट ने कहा कि तुम रिजाइन हो, तुम 75 साल की हो रही हो। ये 3-4 महीने के बाद आप देखेंगे यही इंडियन अवाम इसको गुजरात के रेलवे स्टेशन पे छोड़ के आएगी, खोखे के ऊपर जाएंगे चाय बेचे। और ये हम मॉडरेट हिंदू किसी को लेकर आएंगे गवर्नमेंट को, जो इंडिया का सेकुलर जो चेहरा था उसको दोबारा री मर्ज कराएगा, शो दिखाएगा। सो मेरे ख्याल में डेज आर काउंटेड। और जिस तरीके से ये लड़ाई झगड़े के अलावा इसका कोई काम ही नहीं है, कभी मैं म्यांमार में जा रहा है, कभी पाकिस्तान में, ही डजंट नो कि पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर कंट्री। और अब हमने जो आपको अपना सही मसल दिखाए हैं, ये दुनिया रिकग्नाइज करती है। ताकत तो दुनिया मांगती है, आपने अपने ताकत मसल दिखा दिए दुनिया को कि व्हाट इज पाकिस्तान। पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दुनिया में मॉडर्न तरीन है। हमारे पास इंडिया का एक एक इंच एरिया हमारी न्यूक्लियर रेंज के, ये मिसाइल टेक्नोलॉजी के रेंज में है। हमारे पास तीनों डिलीवरी मीन्स है, एयर, ग्राउंड एंड सी। नंबर 3, हमारी कमांड एंड कंट्रोल इज नॉन मॉडर्न। दुनिया में पता है कितना फुल प्रूफ है। इंडिया में तो हर सेकंड आप देखते हैं कि वहां पर यूरेनियम जो है वो वहाँ चोरी बहुत ठीक। है। अच्छा विजय साहब, देखिए ये तो जाहिर है, ये राज तो मुनकशफ हो गया कि इट इज़ नो डाउट कि पाकिस्तान ने चाइनीज़ टेक्नोलॉजीज को कैपिटलाइज किया और उसको इस्तेमाल भी किया, पर्टिकुलरली भारत के साथ स्टैंड ऑफ में। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका, आपने F-35 का जिक्र किया है, तो आपको नहीं लगता कि इसमें अल्टीमेटली यूएस ने कैपिटलाइज तो किया है? भारत के पास F-35 वाला जो मामला है वो भी आ गया है, वो कितना इसके लिए तैयार है या उनके पायलट्स जो है वो किस कदर लैस हैं, ये एक दूसरी स्टोरी है। तो इसके बावजूद यूएस की नाराज़ी क्यों बनती है? ये क्या वजह है इंडिया से एट दिस पॉइंट इन टाइम? देखें, उनको इंडिया ने लेट डाउन किया है। दे वुड टेक हिम एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। क्या डिलीवर किया? पाकिस्तान ने मार खाई है, जूते खाए हैं। 4 घंटे में जाकर उन्हें घुटने पकड़ लिए कि मुझे बचाओ। दिस इज व्हाट अमेरिकन हैव बीन लाइंग ऑन देम। दे टेक देम एज अ, उनकी प्रॉक्सी यूज करते हैं चाइना के खिलाफ। क्या चाइना के खिलाफ ये लड़ सकता है? 0/0। क्या ये साउथ चाइना सी में चाइना के खिलाफ लड़ सकता है? 0/0। अमेरिकन में लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान थ्रू इंडियन प्रिज्म, अब वो नहीं देखेंगे। देव रियलाइज के पाकिस्तान को हमने अलग रिलेशनशिप पे देखना है। पाकिस्तान द लोअर जे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर को वी लॉट ऑफ क्रेडिट कि उन्होंने जिस तरीके से कौम को यकजा किया, अपनी ऑपरेशन प्लानिंग से, ऑपरेशन स्ट्रेटजी से, और किस मौके के ऊपर, राइट टाइम के ऊपर आपने स्ट्राइक किया, और ऐसा स्ट्राइक किया कि उसके घुटने टेक दिया। और जिस तरीके से किया, क्या कहा था
DGISPR ने भी और चीफ आर्मी साहब ने भी, लड़ाई तुम शुरू करोगे, लड़ाई हम खत्म करेंगे। और सेकंड कि हमने पूरी कंटिजेंसी प्लानिंग की हुई है। अगर अभी दोबारा मिस एडवेंचर करता है 48 डेज, 3 डेज में, 50 डेज में, सी व्हाट हैपन टू इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ह्यूमैनिटी पावर को ट्रिपल करके रख देंगे। दे डोंट नो। ये इनकी आपके पास पता है आपको कि इनके पास 900 से 1000 पायलट कम है। इनकी एयरफोर्स में नहीं आ रहे पायलट आने के लिए सिविलियंस। दे आर स्केर्ड ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट से। इनके पास तकरीबन 9 स्क्वाड्रंस कम है। और ये जो राफेल के ऊपर ये ट्रेन नहीं है अभी, तो अगर ये F-35 लेते भी हैं तो 5 साल चाहिए इनको ट्रेनिंग के लिए। 4 साल में तो ये राफेल ट्रेनिंग का नहीं पे ट्रेन हुए, तो F-35 पे क्या ट्रेन हुए? इन अमीन ने सी पाकिस्तान की क्या ट्रेनिंग है, और हम कितने ट्रेन कहाँ जा रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट में। सो मेरे ख्याल में ये छोड़ दें। इनको चाहिए कि ये बैठें, मुज़ाकरात करें, कश्मीर के ऊपर बात करें, एंड दे शुड लर्न टू लिव लाइक गुड नेबर्स। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब सीनियर डिफेंस एनालिस्ट मौजूद थे। मैं चाहूँगा ज़रा DGISPR का स्टेटमेंट सुनवाइए। पहलगाम अटैक के बाद जो पाकिस्तान का नैरेटिव था वो क्या था, जिसकी अल्टीमेटली अब तौसीक और तस्दीक उनके अपने फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर फेक इनकाउंटर्स की बात कर रहे हैं, और फेक इनकाउंटर्स के जरिए से ये बताने की कोशिश की गई कि ये वो लोग थे जो उसमें मुलव्विस थे। यानी एक और स्ट्रैटेजी है जो इस्तेमाल की गई। पाकिस्तान के खिलाफ एक और पैंतरा जो है वो खेलना शुरू किया। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर पर्दा डालने के लिए भारत ने ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन महादेव के नाम पर गैर कानूनी जबरन हिरासत में रखे हुए मासूम पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मजमूम मंसूबा भी बेनकाब हुआ, और भारत को ऑपरेशन सिंदूर की खिफत मिटाने के लिए जबरन हिरासत में रखे मासूम पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का ये जो मंसूबा है, जिस तरीके से जितनी तेज़ी से आशकार हो रहा है, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के फौरी बाद भी भारतीय फौज ने फेक इनकाउंटर्स शुरू किए। और 24 अप्रैल को 2 शहरियों को गलती से बॉर्डर क्रॉस करने पर भारतीय फौज ने इनकाउंटर में शहीद किया था। फिर इसी तरह मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत इन तैयारियों में है कि वो मुख्तलिफ जेलों में कैद अफराद को मारने के बाद उन्हें पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दे सके। DGISPR मेजर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी 723 पाकिस्तानियों के मुख्तलिफ भारतीय जेलों में गैर कानूनी कैद की तफसीलात पहले ही बता चुके हैं। 56 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो भारतीय एजेंसीज ने गैर कानूनी और जबरन हिरासत में रखे हुए। 56 अफराद की तफसीलात भी DGISPR 29 और 30 अप्रैल को बता चुके हैं, और वो ये वाज़ेह कर चुके हैं कि भारत इन कैदियों को पाकिस्तान के खिलाफ कैसे इस्तेमाल कर सकता है। और अब भी ये मुसद्दका इत्तलात हैं कि भारत एक और चाल चलते हुए गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए गए अफराद को दहशतगर्द जाहिर करके उनसे पाकिस्तान मुखालिफ बयानात दिलवाने की कोशिश कर सकता है। भारतीय हिरासत में कैद अफराद को पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई और जारहियत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में फेक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर बदनाम ज़माना है, और ऑपरेशन महादेव भारतीय फौज की जानिब से इन्हीं फेक इनकाउंटर्स का तसलसल भी है। ये जो फेक इनकाउंटर्स हैं और एक नया पैंतरा जो भारत इस्तेमाल कर रहा है कि वहाँ से बॉर्डर क्रॉस किए हुए शहरियों को जो पाकिस्तान को जो है वो मारने के बाद उनको बताया कि ये वो दहशतगर्द थे जो मार दिए गए हैं। ये इंसानियत सोज, ये एक इंतहाई मुजरिमाना फेल, ये घिनौना धंधा है जो भारत खेल रहा है। इस पर बात करेंगे। एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इस वक्त सीनियर तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब्दुल्ला गुल साहब, सबसे पहले तो भारतीय जो फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर हैं चिदम्बरम, उनका स्टेटमेंट पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक़ आई एम श्योर आपकी नज़र से गुजरा होगा। उसके बाद एक जो और ऑपरेशन शुरू कर रखा है भारत ने कि हमारे मतलब वो जो बॉर्डर क्रॉस करके लोग चले गए निहत्ते मासूम शहरी, उनको मार के उनको दहशतगर्द डिक्लेयर करना, हाउ अनजस्टिफाइड इज दिस? और ये जो हो रहा है इसको इंटरनेशनलाइज कैसे किया जा सकता है पाकिस्तान की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात यह है कि चिदम्बरम का बयान जो है वो एक आम आदमी का नहीं बल्कि एक ऐसे आदमी का बयान है जो कि भारत का जो है वो एक अहम वजीर रहा है, और ये उसने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर बात की भी है, और साथ ही साथ जो है क्योंकि इसका फ्लोर ऑफ द हाउस पे जिक्र हो रहा है
और उस इंटरव्यू का वावेला है। पहली बात यह है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल की क़यादत कर रहा है 2 साल के लिए, और ऐसे टाइम पे मेरे ख्याल में पाकिस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल में ये मामला ले जाना चाहिए, इसके ऊपर पूरा केस बिल्ड करना चाहिए, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू को एक दहशतगर्द करार दिया गया, इसी तरीके से एक दहशतगर्द जो है वो करार देना चाहिए मेरे ख्याल में। और भारत का नरेंद्र मोदी जो है वो खतरा बन गया है, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि कनाडा के लिए, अमेरिका के लिए, बरतानिया के लिए, कतर के लिए, यानी कि खित्ते का कोई मुल्क जो है उसकी जो साजिशें हैं, उसकी जो दहशतगर्दी है, उससे जो है वो दूर नहीं है। खुद अमेरिका की अदालत जो है इस टाइम पे अमित शाह को जो है वो बाकायदा गुरबतूनत सिंह पन्नू के जो कत्ल है उसकी साजिश के अंदर उनका वो नाम ले रही है। इसी तरीके से जो एस्पियोनाज केस था कतर के अंदर, तो उसके अंदर भी बात बड़ी वाज़ेह है कि किस तरह से भारत मुलविस है। और राजनाथ सिंह जो है वो बाकायदा एज डिफेंस मिनिस्टर ये बात एक्सेप्ट कर चुका है कि वो पाकिस्तान के अंदर 12 लोगों को टारगेट किल करवा चुका है। तो पहली बात तो ये है कि ये बयान जो है ये उनको, और फिर नरेंद्र मोदी इसके ऊपर मोहर भी सख्त करता रहा। जब इलेक्शन कैंपेन थी तो आपको याद होगा कि उसने इलेक्शन कैंपेन में बाकायदा जिक्र किया कि हाँ हमने पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करवाई है। तो ये मेरे ख्याल में एक अहम पेशरफ्त है। इसको तो आप सिक्योरिटी काउंसिल में उठाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब्दुल्ला गुल साहब, ये ह्यूमन राइट्स का एक बहुत बड़ा इशू नहीं है? ये इंसानी हुकूक की जो पायमाली हो रही है कि आप निहत्थे लोगों को विदाउट एनी सब्सटेंशियल एविडेंस मारते हैं और उसके बाद जो है शहीद करते हैं इनफैक्ट, और फिर आप उनको दहशतगर्द डिक्लेयर कर देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो तो आपके सामने ही है। वो कश्मीर के अंदर हैं, वो पूरे भारत के अंदर हैं, सिखों के साथ हैं, अक़लियतों के साथ हैं, दलितों के साथ हैं, यानी कि एक लंबी तवील फहरिस्त है। ये नागालैंड के अंदर है, मिजोरम में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ के अंदर है, पूरे रेड कॉरिडोर के अंदर है। तो ये तो एक अपनी जगह, लेकिन जो दूसरी जानिब है पाकिस्तान के ऊपर, अब जिस तरीके से ऑपरेशन महादेव की बात की जा रही है, देखें कोई भी ऑपरेशन जो है वो जब लॉन्च होता है तो उसके कुछ मकासद होते हैं, कुछ अगराज होते हैं, और फिर उसकी वजह जो है वो कुछ ना कुछ काम करते हैं। अभी जैसे डिस्ट्रॉय सी पैक के नाम से $1 बिलियन का उन्होंने एक सेल कायम किया है जो कि सी पैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में टेररिज्म जो है उसको फरोग दे रहा है। अब जो बिल्कुल इंसानी हकूक का, तो देखे ना 14 ऐसे इंसानी हकूक की वायलेशन हैं और काले कवानीन हैं जो कश्मीर में लागू हैं, लेकिन उसके बावजूद हम G8 की कॉन्फ्रेंस वहां देखते हैं। बात यह है कि भारत की इन तमाम जो जुल्म और सितम की दास्तानें हैं, उसके बावजूद जो सिखों के ऊपर हुआ, 6 बैलिस्टिक मिसाइल मार दिए जब ऑपरेशन सिंदूर 1 किया गया, लेकिन दुनिया नहीं बोली, कोई उसके ऊपर भारत के ऊपर जो है पाबंदी लगाने के लिए तैयार नहीं है। भारत वही काम कर रहा है जो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल का जो गजा के अंदर हो रहा है। इसलिए मेरे ख्याल में हमें जो मामलात हैं वो अपने तय खुद जो है वो देखने पड़ेंगे। एक इंप्रेशन है कि भारत और खासतौर पर नरेंद्र मोदी इन द आइज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, वो खासा उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज की है, और डोनाल्ड ट्रंप बार बार रीइटरेट करते हैं कि भारत ने अप्रोच किया उन्हें, और फिर ये जो पाकिस्तान के साथ स्टैंड ऑफ है इसको रुकवाने में उन्होंने सालिसी की। तो क्या, और ये तासुर मिलता है कि शायद वो नाराज़ है मोदी से भी, और फिर जो जिस अंदाज में वो मामला चल रहे हैं, ये महज एक इंप्रेशन है या इसमें कोई हकीकत भी है? नहीं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर हकीकत होती तो क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब को इल्म नहीं है जो अमन की बात कर रहे हैं? तो उनको ये इल्म है ना कि पाकिस्तान का जब पानी रोकेंगे, तो पाकिस्तान ने तो बाकायदा हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको ऐलान जंग कहा हुआ है। और ये तो अभी बारिशें हो रही हैं, जब बारिशें थम जाएंगी और फिर आपकी जो फसलों को पानी की जरूरत पड़ेगी, खुश्क साली का सामना करना पड़ेगा, आप मुझे बताएं ना कि फिर क्या होगा। तो इसलिए अभी तक क्या भारत को जो है सरजनिश की गई अमेरिका की जानिब से कि आपने पानी क्यों रोका? कोई ऑफिशियल सतह के ऊपर उनको जो है वो बुला के एहतजाज किया गया, या उनको जो है वर्ल्ड बैंक ने जो है कोई चिट्ठी लिखी और मरासला लिखा कि आपने पाकिस्तान का पानी रोक के जो है वो फलाना शिक की जो इंटरनेशनल मुआहदात हैं उनकी मुखालफत की है, उनकी जो है आपने जो है बाकायदा वायलेशन की है? तो ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा। हमारी तरफ से एक डेलीगेशन भेजा गया वफूद जो इस मामले को इंटरनेशनलाइज करने के लिए बिलावल भुट्टो की क़यादत के अंदर, वहाँ पे जो लोग वापस आए वो ये बताते हैं कि वहाँ पे हमसे जो कांग्रेसमैन हैं वो भी ये सवाल करते रहे कि ये जो पानी रोकने का मामला है इसके ऊपर बताइए। तो आपको नहीं लगता मतलब ये जो कैंपेन थी इसका भी कोई असर नहीं आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा?
देखिए, जो पाकिस्तान की कैंपेन थी यकीनन वो एक क्योंकि हायर पेडेस्टल से गए थे, हम जीत की वजह से गए थे, तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया में हमारी पधराई हुई और भारत की रुसवाई हुई। लेकिन तारिक फातमी साहब रूस के दौरे पे गए, इसी तरीके से बिलावल साहब मुख्तलिफ ममालिक में गए और अच्छा दौरा रहा, लेकिन दौरे का आउटपुट क्या रहा? बात तो ये है, क्या उसके ऊपर मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि क्या कोई मीनिंगफुल जो है वो चीज़ सामने आपके आई है? और अगर नहीं आई तो इसका मतलब यह है कि भारत तो $82 बिलियन से $89 बिलियन पे अपना दिफाई बजट ले गया। वो खुलेआम ये जो इस किस्म के ऑपरेशंस की बात कर रहा है, महादेव की बात कर रहा है, मासूम लोगों को कत्लेआम करेगा, उनको पाकिस्तान के खिलाफ वर्गलाएगा, तशद्दुद करके पाकिस्तान के खिलाफ बयानात दिलवाएगा, चाहे वो उड़ी था, चाहे वो पहलगाम था। अब तो ये बातें अंदर से आ गई ना, खुरा तो उनके घर में निकल रहा है। मसला यहाँ यही सिर्फ है क्योंकि उनका याद है आपको, राजपाल सिंह जो था पुराना गवर्नर कश्मीर का, उसने भी तो यही कहा था कि उड़ी का जो वाकया था वो सारा का सारा इट वाज ऑल स्टेज्ड और ये नरेंद्र मोदी ने करवाया था। अभी देखें चिदम्बरम जो है वो ये बात कर रहे हैं और यही बात अब समझने वाली जो हमारे लिए बहुत जरूरी है वो ये है कि भारत जो है आने जो अभी नवंबर में बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं, उसके पहले कोई ना कोई वो जलालत जरूर करेगा। उसकी वजह यह है कि वो अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर पूरी दुनिया के अंदर जलील और रुसवा हो गया और वो कुछ ना कुछ एक ऐसा काम करके दिखाना चाहता है जिससे वो अपनी गिरती हुई साख और खास तौर पे बीजेपी की आइडियोलॉजी जिसको बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा है उसको एक दफा सहारा दे सके। इस वजह से वो नित नए हरबे जो है वो इख्तियार कर रहा है। दूसरी जानिब वो चीन के दौरे कर रहे हैं ताकि उनको ये नजर आ गया है कि अमेरिका की कश्ती में अब बैठना उनके लिए शायद ज्यादा देर मुमकिन नहीं रहेगा, क्योंकि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का जो ये साउथ ईस्ट एशिया के लिए किरदार दिया गया था उनको, वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतरे। और यही वजह है कि भारत के हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो नाराज इसलिए हैं क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि यार ये तो हमारी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा ही नहीं उतरा बंदा। ठीक, तो ये वो वजूहात हैं जिनको ठीक। लास्टली अब्दुल्ला गुल साहब, ये गालिबन 114 सफ़ात पर मुश्तमिल डूजियर हम दे चुके। इस मसले को हमने अक़वाम आलम में इस अंदाज में भी उठाया हुआ है, सब्सटेंशियल एविडेंसेस पर मुश्तमिल ये पेजेस थे डूजियर से जो दिए थे। कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो सका। अब इंटरनेशनल डेलीगेशन पहुंचे और ये सब हुआ, उसका आप कहते हैं कि कोई रिजल्ट, कोई आउटकम उस तरीके से इतना इफेक्टिव अंदाज में नहीं आया है। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? वेरी क्विकली बताइएगा, देन आई हैव टू टेक अ ब्रेक सर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वे फॉरवर्ड तो यही है कि टिट फॉर टैट की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। आप नोबडी इज बॉर्डर इन द वर्ल्ड कि वो आप लोग के लिए जाके जो है ना वो कोई काम करे। आपको खुद ही अपनी ये लड़ाई लड़नी है, आपको उसके लिए खुद ही तैयारी करनी है। एंड यू नो रिमेंबर वन थिंग कि जंग तो आ रही है, ये जंग जो है ये थमी है, ये टली नहीं है और ये वक्ती तौर के ऊपर आया है। भारत दोबारा आएगा, भारत नहीं मानेगा, दहशतगर्दों को वो भेजता है, वो अफगानिस्तान के अंदर बैठ के टेररिज्म को फरोग देता है। वो एक तरफ बीएलए के हाथ मजबूत करता है तो दूसरी तरफ टीटीपी को जो है वो आके सपोर्ट करता है। ये वो तमाम बातें हैं। अब देखिए कि इंटरनेशनल सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल सपोर्ट मीनिंगफुल क्या है। बात यह है कि दौरे हुए, बहुत अच्छे हुए, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? वो ऐसे ही है कि कोएलिशन सपोर्ट फंड जो है उसके $700 मिलियन अमेरिका ने हमारे लिए रोक लिए। पाकिस्तान ने यहां किरदार अदा कर दिया दहशतगर्दी के खिलाफ, लेकिन दुनिया जो है जबानी कलामी तारीफ करती है, लेकिन क्या पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन का खिताब मिला? क्या न्यूक्लियर क्लब के अंदर मेंबरशिप दे दी? क्या पाकिस्तान के जो कर्जे थे वो राइट ऑफ कर दिए गए? क्या पाकिस्तान को जो नाइट विजन हेलीकॉप्टर्स देने की बात हुई थी क्या वो दे दिए? तो यानी कि ये जब तक के कोई एक ऐसी चीज जो कि सामने जाहिरी तौर पर नहीं नजर आएगी, मैं समझता हूं उससे पहले ये सिर्फ बातें हैं, गुश्तन नशिस्तन गुफ्तन खुर्दन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब। अब्दुल्ला गुल साहब मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं। खेल के मैदान में भी खासी सियासत इन्वॉल्व हो गई है और हमेशा से रही है। अब भारत किस अंदाज में ये सियासत आलूद कर रहा है खेल के मैदान को, और इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ ही भारत खेल के मैदान को भी सियासत से अलग रखने की बजाय इसे अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करता है। क्रिकेट जैसे खेल जो दो ममालिक की आवाम को करीब ला सकते हैं, वहाँ भी भारत की जानिब से कभी बायकॉट की धमकियाँ दी जाती हैं, कभी बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर माहौल ख़राब किया जाता है और कभी सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा के जरिए दबाव बढ़ाया जाता है। यूँ महसूस होता है कि भारत के लिए खेल
जज्बों की बात कम और सियासत का हथियार ज्यादा बन चुका है। भारत की जानिब से खेल को सियासत की भेंट चढ़ाकर न सिर्फ शायकीन के जोशो खरोश को मुतासर किया जाता है, बल्कि खित्ते में पहले से मौजूद कशीदगी को भी हवा दी जाती है। हालांकि हकीकत यह है कि मैदान में असल मुकाबला सिर्फ बैट और बॉल का होना चाहिए, नजरियात और इल्ज़ामात का नहीं। लेकिन भारत को ये कहाँ समझ में आता है। यही वजह है कि वो एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के मैच के फिक्स्ड मैच के बायकॉट की भी कोशिश कर रहा है। जैसे कि एशिया कप का शेड्यूल सामने आती है, एक बार फिर सबकी नज़रें पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले सनसनीखेज मुकाबलों पर जम गई हैं। दोनों रिवायती हरीफ 14 सितंबर को मैदान में उतरेंगे। फिर सुपर 4 मरहले में दोनों टीमों का एक और टकराव होगा और अगर किस्मत ने साथ दिया तो फाइनल में भी दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने आ सकती हैं। अब जहां ये मैचेस शायकीन क्रिकेट के लिए जोश और इंतजार का बाइस बने हुए हैं, वहीं दूसरी जानिब भारत पुराना जो साजिश का खेल है वो भी जारी रखे हुए है। लेकिन भारत का बायकॉट का शोर सिर्फ एक नाकाम चाल है ताकि पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया जा सके और अंदरूने मुल्क कुछ सियासी फ़ायदे हासिल किया जा सके। सोशल मीडिया पर भी यही मुहिम देखी गई है, जहां कुछ हलकों ने टीम इंडिया पर जोर डाला है कि वो पाकिस्तान के साथ मैच ना खेले। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि भारत ना टूर्नामेंट से निकल सकता है और ना मैच का बायकॉट कर सकता है, ख़ास तौर पर जब वो खुद मेज़बान भी है। अब भारत के अंदर से कुछ हकीकत पसंदाना आवाज़ें भी उठी हैं। साबिक़ कप्तान सौरव गंगोली ने खुलकर कहा है कि सियासत अपनी जगह, लेकिन खेल को चलते रहना चाहिए और पाकिस्तान के साथ मैच खेलने में कोई मसला नहीं है। उनका बयान साबित कर भारतीय क्रिकेट हल्के भी जानते हैं कि सियासत और खेल को अलग रखना ही बेहतर है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल।